स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो कंट्रोल सिस्टम में आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर 3 रहेगा और इसके पहले दो लेक्चर्स में हमने केवल क्या पढ़ा था, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। उसके जितने भी पीवाईक्यूज थे वो सारे हमने कवर किए थे और कौन कौन से रूल्स हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सारे हमने कवर किए थे। राइट, कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, होप आपने वो सॉल्व कर दिए होंगे। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रूट लोकस। दैट इज रूट लोकस। तो इस टॉपिक के साथ हम आज की स्टार्टिंग करेंगे और आज के लेक्चर में केवल हम इसको समझेंगे कि ये मेथड क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसको अप्लाई करने के क्या तरीके हैं, क्या रूल्स हैं। यहां से आपके वो कंट्रोल सिस्टम शुरू हो जाती है जहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्राफ्स बनाने हैं, आपको उन ग्राफ्स को एनालाइज करना है और उसके बाद आपको कंक्लूजन्स लिखने हैं। राइट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऐसा पार्ट है जिसमें आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर आप स्टेप्स को सही से एक बार समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको बड़े आराम से कर पाओगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सिलेबस की बात करें तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के साथ में। आज हमारा बचता है रूट लोकस टेक्निक्स। रूट लोकस टेक्निक, तो रूट लोकस की टेक्निक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर ऑफ रूट लोकस प्लॉट, ये आज कर लेंगे। प्रोसीजर फॉर प्लॉटिंग रूट लोकस एंड रूट कंटूर्स। ठीक है जी, ये टॉपिक देखने में आज पूरे हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चंस आज नहीं होंगे। इसके जो ज्यादा न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, जो पीवाईक्यूज हैं न्यूमेरिकल वाले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम केवल इस मेथड को समझेंगे विद एग्जांपल, एक एग्जांपल आज करेंगे। राइट, तो सिलेबस के हिसाब से देखा जाएगा तो हम टॉपिक कंप्लीट अपने कर देंगे। अब जानते हैं रूट लोकस क्या है। देखिए, रूट लोकस नाम से आप समझने की कोशिश करिए, जो रूट्स आते हैं। अब रूट्स किस कहेंगे, आपने जो सिस्टम डिजाइन किया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी, उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपने क्या किया था, राउथ हर्विट्ज को सॉल्व किया था। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कहां कहां तक जाते हैं। अगर हम के की वैल्यू को वेरी कराएं, भाई उसमें इक्वेशन कुछ इस तरह से आती थी कि एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4k इक्वल टू 0। अब इसमें दो चीज है, एक तो ये k है, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हो, k क्या है, बेसिकली सिस्टम का गेन है, ठीक है। यानी कि अगर आप गेन को चेंज करते हो तो वो रूट अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रहे हैं, और जब वो चेंज कर रहे हैं तो उनका पाथ क्या बन गया, उस पाथ को हम बोल देते हैं लोकस। लोकस मतलब अगर हम k की वैल्यू को वेरी करा रहे हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, उस गेन को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे रूट कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, वो कहां से कहां तक जा रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं रूट लोकस। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ ग्राफिकल मेथड यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन टू स्टडी हाउ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाउ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब पोल्स की बात कर रहे हैं। रूट्स क्या होते हैं, पोल्स की बात कर रहे हैं। मूव्स इन द एस प्लेन, एस प्लेन में कैसे मूव कर रहे हैं, एज ए सिस्टम पैरामीटर यूजुअली द गेन, मतलब गेन को वेरी करा के। तो इस के को वेरी करा के हमारे जो सिस्टम के रूट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स है जो निकल के आ रहे हैं, वो कैसे वेरी कर रहे हैं, उनका पाथ कैसे चेंज हो रहा है, उसका लोकस अगर आप बनाएंगे तो उस चीज को बोलते हैं रूट लोकस। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं रूट लोकस। ठीक है, क्या पर्पज होता है इसका रूट लोकस को अप्लाई करने का, जनरली हम स्टेबिलिटी डिफाइन भी कर सकते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स स्टडी कर सकते हैं, और एक सुटेबल गेन वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर कंपनसेटर फॉर डेजिग्नेटेड या डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो मान लीजिए अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई के की इस वैल्यू से इस वैल्यू तक वेरी करा रहे हैं तो हमारा रेस्पॉन्स लोकस ये आ रहा है, और इस वैल्यू के बियॉन्ड ये रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि के की किस वैल्यू के लिए मेरा सिस्टम स्टेबिलिटी दिखा रहा है और किस वैल्यू के लिए वो अनस्टेबल है। तो इसलिए हमें लोकस निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, तो ये क्या होता है, रूट लोकस। अब इसमें हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने रूट लोकस में भी बनाई है, उससे पहले चैप्टर में भी बनाई है, ठीक है। तो ऐसे कोई नई चीज नहीं है। क्या करते हैं, ओपन लूप सिस्टम गेन अगर हमारे पास है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, GSHS इक्वल टू के इंटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाती है, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसके हिसाब से लिखें तो KS DS प्लस के इंटू NS, क्योंकि ये हमारा GSHS है। अगर 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस के इंटू NS अपॉन DS,
तो कितना हो जाएगा ds प्लस k इंटू एन एस इक्वल टू 0। अब अगर इसको 0 के इक्वल रखें या इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें, ds को कॉमन ले जाए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस k इंटू जी एस एच एस इक्वल टू 0। जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, s की जो वैल्यू आएगी वो डिटरमाइन करेंगी कि पोल मेरे कहाँ होंगे फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू को अगर मैं वेरी कराता हूं तो मेरे पोल कहां से कहां तक लाई करेंगे। एक एग्जांपल भी लेंगे इसका, अभी छोटा सा एग्जांपल इसका लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगर हमें रूट लोकस बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकाई, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ही आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे GSHS इक्वल टू -1। Since GSHS is a complex quantity, it can be split into angle and magnitude। जो GSHS हम निकालते हैं जनरली ये कैसा जाता है, कई बार कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाती है। ये क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाती है। तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दी जाती है, अभी हम सिस्टम को सॉल्व नहीं कर रहे, कोई प्रोसीजर नहीं लिखा रहा हूं, ना ही आपसे एग्जाम में ये चीजें पूछेंगे। ये तो केवल आपके रेफरेंस के लिए कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी जो हमको अभी स्टडी करनी है। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम सारी चीजें कर रहे हैं, एस के लिए निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में आपको दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वहां पे दो चीजें हमारे काम में आती हैं। एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका एंगल। यानी कि मैग्नीट्यूड और एंगल आपको निकालना पड़ता है समय से समय के द्वारा, ठीक है। एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशंस आपको निकालनी पड़ती है। तो एंगल क्या होता है, जैसे GSHS इक्वल टू -1 है, ठीक है, GSHS इक्वल टू -1 है, तो इसका एंगल हम निकालेंगे GSHS इक्वल टू एंगल ऑफ -1। अब -1 कितना होता है, -1 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 180 डिग्री 2k प्लस 1। k की वैल्यू 1 से लेके n तक आप रखते रहिए। 1 रखेंगे तो भी 180 के मल्टीपल में आएगा, 2 रखेंगे तो भी 180 के मल्टीपल में आएगा, 3 रखेंगे तो भी 180 के मल्टीपल में आएगा। तो यहाँ जो एंगल निकलेगा वो प्लस माइनस 180 डिग्री 2k प्लस 1 के हिसाब से निकलेगा। और ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब हम इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो एंगल निकलता है वो प्लस माइनस 180 प्लस 180 डिग्री 2k प्लस 1। और मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका मॉड ले लेंगे, और मॉड लेंगे तो GSHS इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। The value of S that fulfill both the angle and magnitude condition are the roots of the characteristic equation। ठीक है, वो वैल्यू है इसकी जो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं हमारे क्लोज लूप सिस्टम की, जो इन दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। A locus of the point in the complex plane satisfying the angle alone is the root locus। ठीक है, तो इसका जो लोकस होगा इन पोल्स का, वो क्या कहलाता है, हमारा रूट लोकस कहलाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, अभी कोई बड़ा एग्जांपल नहीं है, कोई इसमें रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा नहीं लगा रहे हैं हम, ठीक है। उसके एग्जांपल से इसको समझते हैं कि समझिए आपके पास एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम का GS कितना है, GS आपके पास है A/S। और चूंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो HS इक्वल टू कितना है, 1। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है बेटा हमारे पास, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां आ जाएगा 1 प्लस A/S, HS कितना है 1, तो इंटू 1 इक्वल टू 0। या इसको हम लिख सकते हैं S प्लस K इक्वल टू 0। भाई S डिनोमिनेटर में S आएगा, वो तो इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, -K। अब ये क्या होते हैं, हमारे रूट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे रूट्स होते हैं, जो S की वैल्यू हम निकाल देंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, K की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, या इसको लिख देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ रूट लोकस। ठीक है जी। तो क्या होगा, K इक्वल टू 0 जब होगा, K इक्वल टू जब 0 होगा तो उस समय पे S भी कितना होगा बेटा हमारा, 0। और जब K इक्वल टू इंफिनिटी होगा, ठीक है, जब K इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसके रूट्स को बनाना चाहूं, अगर मैं इसके रूट्स को बनाना चाहूं, ये मेरा j ओमेगा एक्सिस है, ये मेरा रियल एक्सिस है, ये -j ओमेगा माइनस, ठीक है जी। अब K इक्वल टू 0 पे S इक्वल टू मेरा 0 है,
एस इक्वल टू मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि मेरा जो पोल रहेगा वो यहाँ रहेगा, पोल मेरा कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। लेकिन जब के की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये गेन है के, जब मैं सिस्टम का गेन को चेंज करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरा जो पोल है वो 0 की बजाय इन्फिनिटी पे एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि अभी मेरा पोल 0 है, जब मैंने अपने सिस्टम का गेन 0 किया हुआ है, पोल मेरा 0 पर है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको वेरी कराता हूं और इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता हूं तो मैं देखता हूं मेरा जो पोल है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो मेरा पोल होगा वो ऐसे मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो मैं ये मुझे समझ में आता है कि जो मेरा पोल था वो के की वैल्यू जब 0 थी तो 0 था, जैसे जैसे मैं के की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी एस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, और जब वो इन्फिनिटी होगा तो एस भी इन्फिनिटी होगा, बट निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से निगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ वो अप्रोच कर रहा है। तो ये जो पाथ बन के आ रहा है, ये पोल कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है, वो जो ट्रैक लोकस बन रहा है, जो रूट बन रहा है, उसको हम बोलते हैं रूट लोकस। तो ये चीज क्या कहलाती है, रूट लोकस, यही कहलाता है हमारा रूट लोकस। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सा तरीका था, आसानी से हमने कर भी लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, अब ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कोई एग्जाम में आपसे, ये तो केवल इसलिए था थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगे कि रूट लोकस है क्या बेसिकली। ठीक है, तो रूट का जो लोकस है, जब हम के की वैल्यू को वेरी करा रहे हैं तो एस की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, और उससे जो लोकस बन रहा है, पोल से जो लोकस बन रहा है, उसको हम बोलते हैं रूट लोकस। ठीक है, ये तो मैंने बताई दिया आपको। अब हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भैया रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट करने के स्टेप बता दीजिए, बस उसको एक्सप्लेन कर दो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन को सिंपल रखने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो आपको न्यूमेरिकल ना देके आपसे पूछ लिया कि भैया हमें तो प्रोसीजर समझा दो रूट लोकस बनाने का कि वो कैसे बनता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे इसको अप्लाई करने के 7 रूल है। ठीक है, 7 रूल क्या क्या है, यहाँ तो शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं लिखना, एक एक रूल को डिफाइन करना है, तो वो भी हम डिफाइन करेंगे। जैसे रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आपका सबसे पहला काम क्या होगा, रूट लोकस निकालने के पहले आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, आपको क्या करना है, ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस निकालने हैं सिस्टम के, कि भाई इस सिस्टम में कितने पोल्स हैं और कितने जीरोस हैं, ये आपका पहला काम होगा। ठीक है, रूल नंबर 1। फिर जब आपने पोल्स निकाल दिए और उनको लोकेट कर दिया, मतलब एक पोल जीरो प्लॉट पे आपने उसको लोकेट कर दिया, कहाँ पोल है कहाँ पर जीरो है, तो वो पोल जीरो आपने लोकेट कर दिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप निकालेंगे कि कितनी ब्रांच हमारी रूट लोकस की बन रही है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पोल्स हैं, नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग रूट लोकस की ब्रांचेस आपको बनानी पड़ेगी। उसका क्या रूल है वो भी अभी जब हम डिटेल में जाएंगे तब आएगा। तो रूट लोकस की ब्रांच निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और ड्रॉ करेंगे रियल एक्सेस रूट लोकस ब्रांच, कि वो जो रूट लोकस है कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ कहाँ पर हमें वो ब्रांच को बनाना है। ऐसा नहीं कहीं भी मुंह उठा के बना दिया ब्रांच, उसके रूल होते हैं, वो कैसे बनेंगे वो भी अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। फाइंड द सेंट्रोइड एंड एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। अब उसके बाद आपको सेंट्रोइड बनाना है और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बनाना है। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, सेंट्रोइड वहां से जहां से आपके एसिम्प्टोट्स बनेंगे। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है अनंत स्पर्शी, मतलब जो आपका इनफाइनाइट तक जा रही है, एक टेंजेंशियल एक लाइन हम खींचते हैं जिसके अलोंग आपका रूट लोकस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वो रूट एसिम्प्टोट्स हम कहां से बनाते हैं, एक पॉइंट हम निकालते हैं जिसको बोला जाता है सेंट्रोइड। उस सेंट्रोइड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। वहां से आपके एसिम्प्टोट्स बनेंगे जहां पे भी सेंट्रोइड होगा। उसके बाद हमें निकालना है फाइंड ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट निकालने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि जब हमारे पोल आते हैं, अब जो रूट लोकस होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन हमेशा, रूट लोकस जो होते हैं ये हमेशा पोल से निकलते हैं और जीरो की तरफ जाते हैं, जनरली पोल से निकल के जीरो की तरफ जाते हैं। अब सपोज 2 पोल हैं, तो 2 पोल से वो निकल रहे हैं, ऐसे निकल के कहीं पे टकराएंगे, और टकराने के बाद फिर वो एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा, जैसे इस तरह से आए 2 पोल, ठीक है, रूट लोकस 2 पोल का, और वो टकराए, टकराने के बाद एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं ब्रेक
यहाँ पे आए, ब्रेक हुए और अवे हो गए, ब्रेक हो गए और अवे हो गए, तो इसको बोला जाता है ब्रेक अवे पॉइंट। तो जनरली जब हमारे पास पोल्स होते हैं और पोल्स का हम रूट लोकस बना रहे होते हैं, तब वो टकरा के अवे होते हैं, क्योंकि वो तो पोल से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो वो टकराएंगे, टकराएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर कोई सपोज पोल आया, इधर से कोई पोल आ रहा है, रूट लोकस आ रहा है, इधर से कोई रूट लोकस, यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद ये ऐसे निकल जाएंगे और ऐसे निकल जाएंगे, तो ये जो पॉइंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ से अवे हो गए, ये कहलाता है हमारा ब्रेक अवे पॉइंट। इसी तरह से जब जीरोस है, तो जीरोस पे हमारी चीजें आ रही होती है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इन पॉइंट। जब ये आके मिलेगा, कहीं तो ये पोल पे मिलेगा ना, जहां पे जाके ये मिलेगा, तो ये पॉइंट ये कहलाएगा आपका ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक इन पॉइंट हम निकालते हैं जीरोस के केस में, ये जो ब्रेक इन पॉइंट होता है ये निकलता है जीरोस के केस में, और ब्रेक अवे पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं पोल्स के केस में। खैर इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 6 जो है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रूट लोकस ब्रांच विद एन इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, अब रूट लोकस इमेजिनरी एक्सेस को कहां पे कट करेगा, भाई ये रूट लोकस के लिए आपने ग्राफ बना दिया, अब यहां पर वो इस एक्सेस पे कहां कहां कट करेगा, भाई कोई भी रूट लोकस आ रहा है सपोज, तो ये पॉइंट पे वो कब कट करके निकलेगा, वाई एक्सेस को, ये भी हमें निकालना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का सिंपल तरीका है राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, उसको लगाओ, मार्जिनल स्टेबिलिटी वाला क्राइटेरिया लगाओ, k इक्वल टू 0 करो, जो भी कंडीशन आ रही थी, जैसे हमने पहले भी किया था, मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए k की वैल्यू हमने निकाल ली थी, और वहां पे s की वैल्यू फाइंड कर लो कि भाई s की किस वैल्यू पे हमारा जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबिलिटी शो कर रहा है, वही वैल्यू यहाँ पे लाई करेंगे, वही मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए, तो वही होगा इंटरसेक्शन एट वाई एक्सिस। तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या क्या चीजें निकाली, सबसे पहले आपने एक सेंट्रोइड पॉइंट निकाला, सेंट्रोइड पॉइंट से क्या जाते हैं, एसिम्पटोट्स बनेंगे। एक चीज, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से आपका क्या जाएगा, एसिम्पटोट्स कैसे जाएंगे वो आपको पता चल गया। दूसरा दूसरा पॉइंट हुआ वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन, कि वाई एक्सिस पे कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपको मिल जाएगा, दो पॉइंट हो गए। तीसरा हो गया ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, जहां पे दोनों पोल्स टकराएंगे और टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो तीन पॉइंट हो गए। इसके बाद जो लास्ट रूल है वो है फाइंड द एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। ये एक ऑप्शनल केस है, ये तभी यूज होगा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल होते हैं, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल होते हैं ये तभी लगेगा। अगर हमारा सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल नहीं है तो इस वाले रूल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, फिर हमारा 6 रूल से ही काम हो जाएगा। ठीक है जी, अब एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लोकेट दी ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस, तो भाई वो तो आप बड़े आराम से ड्रॉ कर लोगे। जैसे अगर आपको सपोज दिया हुआ है k इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 3 एस प्लस 5 इस तरह से दिए हुए हैं, तो आपको क्या पता है कि एक जीरोस है और 3 पोल है, तो आप इनको सिंपली लोकेट कर लेंगे कि सर एक पोल जीरोस तो मेरा 1 पे है और 2 पे मेरा पोल है, 3 पे मेरा पोल है और 5 पे मेरा पोल है, तो -2 -3 -5 और -1 पे हमारा जीरो है। तो इस तरह से आपने पोल्स और जीरोस लोकेट कर लिए। ये पहला रूल होता है जिसमें हम किसी भी सिस्टम के पोल्स और जीरोस को लोकेट करते हैं, ये काम सबसे आसान है। ठीक है जी, लोकेट करने के बाद अब हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। अब कितनी ब्रांच हमारी रूट लोकस की बनेगी, तो वो डिपेंड करता है कि जो मेरा सिस्टम है वो किस तरह का सिस्टम है। जैसे 3 कंडीशन हो सकती हैं कि या तो मेरे सिस्टम में पोल्स ज्यादा होंगे जीरोस से, या पोल्स मेरे कम होंगे जीरोस से। ठीक है, तो अगर मेरे पोल्स कम है तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर 3 चीज आपको देखनी है कि एक तो हम पोल्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस को, पी का मतलब पोल्स होता है, जेड का मतलब जीरोस होता है, ठीक है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, रूट लोकस ब्रांच। ठीक है जी, तो अगर किसी सिस्टम में पोल्स ज्यादा है, जैसे यहाँ पे पोल्स ज्यादा है, कितने पोल है, 3 पोल है, तो हमारी 3 ब्रांच बनेगी। तो जो भी चीज ज्यादा होती है, चाहे वो पोल्स हो चाहे वो जीरोस हो, जो भी चीज ज्यादा होगी उतनी ही नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारी रूट लोकस में बनती है। तो जैसे इस एग्जांपल में हमारे पोल्स ज्यादा है, 3 पोल है,
तो 3 हमारी रूट लोकस की ब्रांच बनेगी। अगर जीरोस ज्यादा होते तो हम जीरोस की काउंटिंग ले लेते। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि भाई हमें केवल ये देखना है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं और नंबर ऑफ जीरोस कितने। जो भी चीज हमारी क्वांटिटी में ज्यादा होगी, नंबर्स में ज्यादा होगी, उसी को हम नंबर ऑफ ब्रांच कंसिडर करेंगे कि इतनी ब्रांच हमारी बनेगी। तो इफ n इक्वल टू पी होगा, यानी कि n इक्वल टू पी होगा कब? जब p बड़ा होगा z से या इक्वल होगा। n इक्वल टू z होगा जब जब p मेरा छोटा होगा z से, यानी कि अगर z ज्यादा है, अगर मान लो यहाँ पे जीरोस ज्यादा होते तो नंबर ऑफ जो रूट लोकस ब्रांच होती वो नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल हो जाती है। अगर जीरोस हमारे 4 होते सिस्टम में तो वहां पर भी हमारा जो रूट लोकस ब्रांचेस हैं उतनी ही होती जितने की हमारे जीरो हो जाते। तो यहाँ जीरोस और पोल से कोई मतलब नहीं है, कौन से नंबर में ज्यादा है, जीरोस ज्यादा है सिस्टम में कि पोल्स ज्यादा है। जो भी चीज ज्यादा होगी उतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी। दोनों को ऐड नहीं करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, देखना है दोनों में से और कौन से नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, उतनी ही नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच होती है। तो ये हुआ रूल नंबर 2। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता चल गया कि भाई कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। उसके बाद रूल नंबर आता है 3, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ द रियल एक्सेस रूट ब्रांच। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको बताएगा कि कहां कहां पर मेरा रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, कहां कहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। तो एक बार पढ़ लेते फिर मैं समझा देता हूं। इफ द एंगल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज एट ए पॉइंट ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, एसएम सोर्स जो आते हैं जनरली वो 180 डिग्री के मल्टीपल में आते हैं, then that point is on the root locus. If odd number of the open loop poles and zeros exist to the left half of a point on the real axis, then that point is on the root locus branch. Therefore, the branch of point which satisfy this condition is the real axis of the root locus branch. नहीं समझ में आया? अभी बताते हैं। मान लीजिए कि ये रूट लोकस है, या चलो पीछे वाला केस ले लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि मान लीजिए एक मैं यहाँ पर एस और ले लेता हूं तो एक पोल मेरा यहाँ भी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है बेटा कि हर पोल के लिए ये देखना है कि उस पोल के राइट हाफ में कितने नंबर ऑफ पोल्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है, यहाँ इसके इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो कोई पोल या कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, कोई पोल भी नहीं है, जीरो नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो। ठीक है जी। तो हमें देखना होता है ऑड नंबर। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ जीरोस या पोल अवेलेबल है तो वहां पे रूट लोकस ब्रांच एग्जिस्ट करती है। अब इधर तो कोई हमारे पास है नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर कोई भी रूट लोकस ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इधर की तरफ, यानी कि यहाँ पर कोई भी काट तो सकते नहीं ना, यहाँ पर कोई भी रूट लोकस ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेगी इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस है ही नहीं, और नहीं है तो इवन मान लेंगे, जीरो है। फिर हम एक एक करके शिफ्ट करेंगे, फिर इस पे आएंगे। जब इस पे आए तो हमने यहां से देखा, इधर की तरफ से अगर देखा तो हमें कितने पोल दिख रहे हैं? एक। एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो रूट लोकस है वो एग्जिस्ट करेगा, तो मेरा रूट लोकस यहाँ पर एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसके इधर ऑड नंबर ऑफ पोल्स अवेलेबल है। फिर हम इससे देखेंगे, जब हम इससे देखेंगे तो कहेंगे कि सर यहां से देखने पे एक और दो नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर दो नंबर का मतलब हो गया इवन, दो नंबर कैसा हो गया? इवन हो गया। अगर इवन है तो यहाँ पर मेरा कोई भी रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, राइट। फिर हम यहाँ देखेंगे, इससे इधर देखेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर आप इधर इससे देखेंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर भी रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम इससे देखेंगे तो इससे अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ एग्जिस्ट तो इधर तो करेगा नहीं। इधर की तरफ हम मान सकते हैं कि कोई जीरोस होगा, लास्ट में इन्फिनिटी पे कोई जीरो होगा, तो इन्फिनिटी पे कोई जीरो होगा तो एक ये रूट लोकस हमारा इधर की तरफ लाई करेगा, क्योंकि इस वाले से इधर की तरफ अगर इन्फिनिटी पे कोई जीरोस है तो इन्फिनिटी से हम क्या मान लेंगे? इधर की तरफ तो ऑड हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो इस एरिया में तो रूट लोकस लाई करेगा, तो यहाँ पर रूट लोकस लाई करेगा। तो हमें क्या देखना होता है? नंबर लोकेशन ऑफ ब्रांच के कहां पर किस पोल के लिए
हमारे जो लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, इधर की तरफ हमारे ऑड नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस हमें मिल रहे हैं, वहीं पे हमारा ये लाई करेगा। ठीक है जी, ये होता है हमारा रूल नंबर 3। उसके बाद आता है रूल नंबर 4, जिसमें हम सेंट्रोइड और एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं। सेंट्रोइड मैंने बताया था कि यहां से हमारे एसिम्पटोट्स बाहर निकलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप पोल्स और रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप जीरोस, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी माइनस जेड। तो अगर आपके पास पोल्स है और जीरोस है तो उनके रियल पार्ट को, पोल्स के रियल पार्ट को ऐड कर लो, जीरोस के रियल पार्ट को ऐड कर लो, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पोल्स है 3 है, -3 है, -5 है, ठीक है, और -1 प्लस माइनस j है, और जीरोस जो है वो आपके पास सपोज सिंपली 2 है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -3 -5 -1, यहाँ j नहीं लेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, -2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, -9 माइनस माइनस +2, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। p माइनस जेड का मतलब नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरो। तो कितने नंबर ऑफ पोल है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ पोल है। ठीक है, जीरोस कितने हैं, 1, तो ये आ गया। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड पॉइंट मिल जाएगा कि हमारा सेंट्रोइड का पॉइंट कहां होगा, जहां से हमारे एसिम्पटोट्स बाहर निकलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। देखो जितनी हमारे पास रूट लोकस की ब्रांच होंगी उतने ही नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे। भाई हर ब्रांच के लिए एक एसिम्पटोट बनाएगा। एसिम्पटोट क्या करेगा, एसिम्पटोट गाइड करेगा कि हमारा जो रूट लोकस है वो कहां से कहां जाएगा। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ रूट लोकस की ब्रांच होंगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे। तो हर एसिम्पटोट का एंगल हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 180 + 1 अपॉन p माइनस जेड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए। अब जितने एसिम्पटोट्स, मैंने भी क्या बताया, अगर हमारे पास 3 पोल है, 3 हमारे पास रूट लोकस की ब्रांच है, तो हमें 3 एंगल चाहिए होंगे, तो हम Q की वैल्यू को रखेंगे 0 1 2। अगर 4 है तो 0 1 2 3, अगर 2 ही एसिम्पटोट है तो 0 और 1, इस तरह से रखेंगे। तो Q की वैल्यू को वेरी कराते चले जाएंगे, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, कि हमारा जो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स है वो क्या क्या है, जिसके अलोंग हमारा रूट लोकस ट्रेवल करेगा। जब एग्जाम्पल करेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, एग्जाम्पल बहुत करने हैं इसमें। अब इसमें हमारे पास 3 कंडीशन आती है। क्या क्या कंडीशन आती है, देखो मैंने भी बताया था कि जो रूट लोकस है वो हमेशा पोल से जीरो की तरफ जाता है, पोल से जीरो की तरफ जाता है। रूट लोकस की जो डायरेक्शन होती है वो पोल से स्टार्ट होकर जीरो की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब अगर नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस बराबर बराबर है, तो मान लीजिए 2 पोल हैं 2 जीरोस हैं, तो एक पोल से जो निकला रूट लोकस वो दूसरे जीरो तक चला गया, दूसरे पोल से जो निकला वो दूसरे जीरो तक चला गया, कोई चक्कर ही नहीं है। दोनों से अपने रूट लोकस निकले, दोनों अपने अपने जीरोस पे चले गए। So then all the root locus branch start at finite open loop poles and at finite open loop zeros. Finite open loop poles से start होंगे और जीरोस तक वो चले जाएंगे। तो उसमें तो कोई खतरा है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पोल्स थे उतने नंबर ऑफ जीरोस है। अब शुरू होती है असली चीज, कि मान लीजिए नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है और जीरोस कम है। भाई अगर बराबर है तो चला गया, तो क्या होगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है जीरोस कम है, और जीरोस भी मान लीजिए पोल्स आपके पास 3 है, जीरोस 2 है, तो 2 पोल से तो जो रूट लोकस निकलेगा वो 2 जीरोस की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक पोल बचेगा जिसके पास कोई जीरोस है ही नहीं, तो वो कहां जाएगा, वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। वो किधर करेगा, इंफिनिटी पे जीरोस को ढूंढेगा। तो क्या लिखेंगे हम, देन जेड नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट एट ओपन लूप पोल्स। ओपन लूप पोल से जितनी भी हमारे, अगर मान लीजिए ये 3 है और ये जीरोस 2 है, तो यानी कि 3 में से 2 पोल जो जेड के इक्वल होगा, तो 2 पोल हमारे स्टार्ट होंगे ओपन लूप पोल से और खत्म हो जाएंगे जीरोस पे जाके। सिंपल सी बात है। अब बचा कितना, p माइनस जेड। p माइनस जेड का मतलब हो गया 3 - 2 = 1। एक पोल बचा, वो एक पोल जो होगा उसकी रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट होगी लूप से, पोल से, और खत्म कहां होगी, इनफाइनाइट ओपन लूप जीरो पे। खत्म कहां होगी, इन्फिनिटी पे। यानी कि अगर आपके पास पोल्स ज्यादा है जीरो से, तो जितने नंबर ऑफ जीरोस के है अवेलेबल सिस्टम में, उतने तो पोल से स्टार्ट होके जीरो पे चले जाएंगे, उनका तो काम खत्म। जो बचे, जिनके पास जाने के लिए कोई जीरोस नहीं मिल रहा है, वो कहां अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। ये बात समझ में आ गई। सिंपली
फिर अगर आपके पास पोल कम है जीरो से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर ऑफ पोल्स कम है तो भाई जितने नंबर ऑफ पोल जीरो के बराबर है, मान लीजिए अगर 3 जीरोस है 2 पोल्स है, तो 2 पोल के लिए तो जीरोस है ना अवेलेबल, 2 पोल से निकलेगा जीरोस की तरफ चला जाएगा। अब एक जीरोस बचा, एक जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा। अब जीरो से रूट लोकस की ब्रांच जाती नहीं है, जीरोस पे आती है, लेकिन वो आएगी कहां से? इन्फिनिटी से, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे इन्फिनिटी पे कोई पोल है, वहां से फिर ब्रांच आ रही है कहां? जीरो की तरफ। अगर पोल एक्स्ट्रा है तो पोल से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और अगर जीरोस एक्स्ट्रा है तो इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएगी। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जीरोस पे हमेशा रूट लोकस की ब्रांच आती है। अब अगर कोई पोल अवेलेबल है उसके लिए तो पोल से आ जाएगी, नहीं है तो फिर वो इन्फिनिटी से आएगी। अगर हमारे पास पोल नहीं है तो फिर वो ब्रांच इन्फिनिटी से आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई जो आपको क्लियर हो गई होगी। तो सब तीनों कंडीशन हो गई, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो भी ज्यादा है इन्फिनिटी से अप्रोच करेगा, अगर एक्स्ट्रा है तो सम ऑफ द रूट लोकस ब्रांच अप्रोच इन्फिनिटी। तो कुछ रूट लोकस की ब्रांच आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती है जब हमारे पास पोल और जीरोस इक्वल नहीं होते हैं। एसिम्पटोट्स डायरेक्शन बताते हैं रूट लोकस की कि कहां कहां वो रूट लोकस कैसे कैसे जाएगा। ठीक है, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स और एसिम्पटोट्स ऑन द रियल एक्सिस इज नोन एज सेंट्रोइड। एसिम्पटोट्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट से शुरू होते हैं, वो सेंट्रोइड होता है, ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट। तो अभी बताया था कि अगर दो ओपन लूप पोल मिल रहे हैं तो वहां पे हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होगा, और अगर दो जीरोस है तो वहां पे हमारा ब्रेक इन पॉइंट होगा। ये चीज तो मैंने आपको भी बताई थी। ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट ओनली द रियल एक्सिस, केवल रियल एक्सिस पाएगा, कहीं बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्स एक्सिस जो होगा उसी पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट दोनों। ए इन टर्म्स ऑफ एस, ए को हम एस के टर्म्स में लिखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे हमने बनाया था क्या, कि एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस प्लस 2k इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, k इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एस स्क्वायर माइनस 3s, या k इक्वल टू हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन टू माइनस 3/2s। इस तरह से k की वैल्यू को हम निकाल देंगे, और k की वैल्यू को निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो के इक्वल रखेंगे, और तब वहां से हम निकालेंगे कि हमारा ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट क्या निकल जाएगा। उसके लिए k की वैल्यू को हम चेक करेंगे। अब k की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, सपोज अगर आपका सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन रही है तो रूट्स आपके ज्यादा आएंगे, दो भी आ सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। जरूरी थोड़ी सारी वैल्यूज वैलिड हो, कोई ना कोई वैल्यू इनवैलिड जरूर होगी जो लाई नहीं करेगी हमारे रूट लोकस में। ठीक है, ये हो गया, बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रूट लोकस। तो ये मैंने अभी बताया क्या करेंगे, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाएंगे। राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाने के बाद फर्स्ट कॉलम में जहां जहां k की वैल्यू आ रही है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, क्योंकि जब हम पहले कॉलम की वैल्यू को जीरो के इक्वल रखते हैं तो वो मार्जिनल स्टेबिलिटी शो करता है, और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के जो पोल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं। तो वहां से हमें जे ओमेगा एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता चल जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाते हैं। वहां जो फर्स्ट कॉलम में k की वैल्यू आ रही है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। अगर स्टेबिलिटी निकालनी होती है तो ग्रेटर देन जीरो रखते हैं ताकि वो पॉजिटिव आए, लेकिन अगर मार्जिनल स्टेबिलिटी निकालनी है तो इक्वल टू जीरो रखते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ s फॉर विच द k वैल्यू इज पॉजिटिव आर दी ब्रेक पॉइंट्स। तो वो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप आराम से तो लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, तो जितनी चीजें आप इसमें से याद करके लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, इसी चीज को अपने वर्ड्स में आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद सातवां पॉइंट जो कि ऑप्शनल होता है, जो कि ऑप्शनल होता है केवल फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स ओनली। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें निकालते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। द एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल, अगर पोल है तो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा, जीरोस है तो एंगल ऑफ अराइवल होगा।
सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। एक से रूट लोकस जाएगा, दूसरे पे आएगा, तो आना है तो अराइवल, जा रहा है तो डिपार्चर। तो अगर पोल है तो एंगल ऑफ डिपार्चर, जीरोस है तो एंगल ऑफ अराइवल, बस इतना है। एट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओपन लूप एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओपन लूप जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ डिपार्चर फाइव डी इज 180 माइनस 5, और 5 कैसे निकालेंगे? सिग्मा 5p माइनस 5z। 5p क्या है? एंगल ऑफ पोल्स माइनस एंगल ऑफ जीरोस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में जितने भी पोल्स हैं, जितने भी पोल्स और जीरोस हैं, एक को पकड़ के चलेंगे। उस पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है अगर, तो उस पोल से सारे जीरोस और सारे पोल्स को कनेक्ट कर दीजिए, सारे पोल्स और सारे जीरोस को कनेक्ट कर दीजिए, और देखिए कि उस पोल से वो जीरोस क्या एंगल बना रहा है, उस पोल से कोई और अदर पोल क्या एंगल बना रहा है। तो जो पोल्स वाले एंगल है उन सबको सम कर लो, जो जीरोस वाले एंगल है उन सबको सम कर लो और सबट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, और इसी तरह से एंगल ऑफ अराइवल निकालेंगे। 5 में भाई अगर आप डिपार्चर निकाल लो तो पोल में से जेड को डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, और यहाँ पे जेड में से पी को माइनस कर दो, तो आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल आ जाएगा। तो देखो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी चीजें तभी क्लियर हो जाएंगी हैंड टू हैंड। तो एक एक एग्जाम्पल जब सब पे करेंगे तब चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। एक छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इस पूरे प्लान को समझने के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS इक्वल टू K अपॉन S इंटू S प्लस 5 S प्लस 10। अब सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रूट लोकस के जो पोल्स है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो कितने पोल हो जाएंगे, पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। जब इसके लिए इतना सब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस K अपॉन S इंटू S प्लस 5 S प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? ये इक्वेशन आ जाएगी, S इंटू S प्लस 5 S प्लस 10 इक्वल टू 0। वहां से हमारे पास जो पोल आ जाएंगे, अच्छा अभी K की वैल्यू इसमें रखी नहीं है, हमने सिंपल निकाल दिया, पोल्स निकाल दिए। तो पोल तो खैर दोनों जगह सेम आएंगे। S इक्वल टू 0 पे आएगा, S इक्वल टू माइनस 5 पे आएगा, S इक्वल टू माइनस 12 पे। इसकी वजह से 0 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 5 और यहाँ से माइनस 10। तो ये हम पोल निकाल देंगे, GSHS इक्वल टू करके निकाल देते हैं। GSHS आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिए? पोल्स निकाल दिए। ठीक है, पोल निकालने के बाद इनको ड्रॉ कर लेंगे कि भाई ये मेरा सिस्टम है सपोज, तो एक पोल तो मेरा यहाँ पर है 0 पर, एक पोल मेरा माइनस 5 पे है और एक पोल मेरा माइनस 10। ठीक है, 3 पोल है, तीनों में इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। तो कितनी ब्रांच होंगी? जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वट एवर द मैक्सिमम, जो ज्यादा होगा उसके बराबर। तो यहाँ तो जीरोस है ही नहीं, केवल पोल्स पोल है। पोल कितने हैं? 3 है, यानी कि रूट लोकस ब्रांच कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 3 ब्रांच हो जाएंगी, n इक्वल टू p इक्वल टू 3 हो जाएंगी। ठीक है जी। अंडर दिस कंडीशन द ब्रांच विल स्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन 0 माइनस 5 एंड माइनस 10। 0 से स्टार्ट होगी ब्रांच, माइनस 5 से होगी और 10 से होगी। ठीक है, इन एस प्लेन, और इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। क्यों करेगी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच? क्योंकि कोई भी जीरोस नहीं है। अगर जीरोस होता तो क्या होता? हमारे जो रूट लोकस की ब्रांच है वो पोल से निकल के 0 की तरफ जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई पोल नहीं है, तो तीनों पोल से जो ब्रांच निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी जीरोस नहीं है। तो जब हमारे पास जीरोस नहीं है तो हमारा जो रूट लोकस है वो पोल से निकल के कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जीरोस होते तो जीरोस पे जाता। ठीक है, तो यहाँ पे वो इन द सर्च ऑफ जीरोस वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। तो ये पॉइंट समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ द रियल एक्सेस रूट। तो भैया ये रूट हमने बना दिए। ठीक है, अब एक एक करके हमें ये देखना है कि भाई कहाँ कहाँ पे हमारी रूट लोकस वाली ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए, अगर मैं इस पोल को कंसीडर करूं, केवल इस पोल को कंसीडर करूं, इधर की तरफ कोई और पोल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ पोल या इवन नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ रूट लोकस लाई नहीं करेगा। तो इस एरिया में तो हमारा रूट लोकस लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं माइनस 5 की, तो माइनस 5 से इधर एक पोल है। कितने पोल है? एक पोल है। एक पोल है, इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है। ऑड नंबर ऑफ पोल्स या ऑड नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए।
तो अगर यहाँ पर मेरे ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है तो इट मींस कि इस रास्ते में मेरी जो ब्रांच है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि यहां मेरा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, यहां मेरा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतने पोर्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। फिर यहां से देखो कितने नंबर ऑफ पोल दिख रहे हैं, 1 एंड 2। अगर 2 दिख रहे हैं यानी कि इवन नंबर ऑफ पोल्स है, तो इवन के लिए रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि इस पोल से इधर की तरफ तो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो जब रूट लोकस इधर नहीं जाएगा, अब जाना तो उसे ढूंढने कहीं ना कहीं इंफिनिटी की तरफ, तो से इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ? इंफिनिटी की तरफ। किसकी तरफ मूव करेगा? इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये दो पोर्शन हो गए कि सर यहाँ तो रूट लोकस यहाँ लाई करेगा और यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे लाई नहीं करेगा और इधर की तरफ लाई नहीं करेगा। कैसे निकालना वो समझ में आ गया। ठीक है, हमने देख लिया भाई इधर की तरफ राइट में कितने नंबर ऑफ पोल्स है, अगर वो ऑड है तो एग्जिस्ट करेगा, इवन है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 आएगा, फाइंड द सेंट्रोइड एंड एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। अब हमें सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड क्या होता है? अल्फा इक्वल टू सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स। पोल्स क्या थे हमारे पास? 0, -5, -10। तो 0, -5, -10। जीरोस हमारे पास एक भी नहीं है, तो -0 अपॉन p माइनस जेड। p कितना बेटा हमारे पास? 3, और z कितने हैं हमारे पास? 0। तो 3 - 0 यानी कि 3। तो कितना आ गया सेंट्रोइड? -5। यानी कि जो -5 है ये मेरा सेंट्रोइड हो गया। -5 मेरा क्या है यहाँ पर? ये सेंट्रोइड है, जहां से मेरे एसिम्पटोट्स निकलेंगे, जहां से मेरे एसिम्पटोट्स निकलेंगे। फिर मैंने निकाला कि भाई एसिम्पटोट निकलेंगे, ये तो पता चल गया, पर किधर की तरफ निकलेंगे, तो उसके लिए मुझे एंगल चाहिए। तो मैंने निकाला एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या? थीटा इक्वल टू 2q + 1 × 180 अपॉन p माइनस जेड। अब मेरे पास मुझे ये पता है कि कितने ब्रांच है मेरी रूट लोकस की, कितने 3 ब्रांच बनेंगी। ठीक है, क्योंकि 3 पोल है तो 3 ब्रांच बनेगी। ये ब्रांच नहीं है बेटा, ये सेक्शन है कि यहाँ यहाँ रूट लोकस लाई करेगा। यहाँ पे 2 ब्रांच आएंगी, यहाँ 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरह 3 हो जाएंगे। तो अगर 3 मेरे पास रूट लोकस है तो मेरे पास 3 ही एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, क्यू की वैल्यू को 0 रखूंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा। जब मैंने क्यू की वैल्यू को 0 रखा तो 2 × 0 + 1 यानी कि 180 अपॉन p माइनस जेड। 180/3 कितना आ गया? 60। फिर मैंने 2 रखा, फिर मैंने इसकी वैल्यू को कितना रखा? 1 रखा। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3/3 से कट गया, कितना बचा? 180। फिर मैंने q की वैल्यू को 2 रखा, तो 2 2 4, 4 + 1 5। तो 5 × 180/3 कितना आ गया? 300 डिग्री। तो मुझे ये पता चल गया मेरे पास 3 एसिम्पटोट्स है, तीनों के एंगल मुझे मिल गए। एक एसिम्पटोट मेरा 60 डिग्री पे जाएगा, ये वाला जो है ये 60 डिग्री पे मुझे जा रहा है, ये वाला 60 डिग्री पे जा रहा है। दूसरा ये वाला मेरा 180 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, तीसरा वाला मेरा यहां से 300 डिग्री पे जाएगा, 300 डिग्री पे जाएगा। तो 3 मेरे एसिम्पटोट, और ये सेंट्रोइड पोजीशन है जो कि कितनी आई थी अभी? -5 आई थी। कितनी आई थी? -5। तो -5 से 3 एसिम्पटोट से एक इधर जाएगा 60 डिग्री पे, एक इधर जाएगा 300 डिग्री पे। अपना जो प्रोटेक्टर होता है डी होता है, उससे आप इसको बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। और एक मेरा जाएगा 180 डिग्री पे अलोंग दी एक्सिस, इस तरह से जाएगा। यानी कि अब मुझे 3 पोल के लिए रूट लोकस जो बनेगा उनकी डायरेक्शन मिल गई। एक रूट लोकस मेरा इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ जाएगा और एक इधर की तरफ जाएगा। तो मुझे मोटा मोटा रूट लोकस का आइडिया हो गया कि भाई जो मेरा रूट लोकस है, एक इसकी तरफ जाएगा, एक इसकी तरफ जाएगा और एक इसकी तरफ जाएगा। बात खत्म हो गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स आपके निकल गए। आगे चलते हैं, फिर निकालते हैं ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक इन पॉइंट तो इसमें होंगे नहीं क्योंकि जीरोस है ही नहीं। जब जीरोस नहीं है तो ब्रेक इन पॉइंट कहां से निकले? तो हमें ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है। और उसके लिए मैंने क्या बताया था कि वहां पर हम dk/ds करके 0 के इक्वल लगते हैं। तो पहले k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू कैसे होगी? 1 + GSHS = 0। तो 1 + k/s × s + 5 s + 10 = 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन s³ + 15s² + 50s + k = 0। यहां से k की वैल्यू निकाल दी। k = कितना आ गया? -s³ - 15s² - 50s। इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख दो, तो कितना हो जाएगा? 3s² 30s 50। तो ये आ गया 3s² 30s + 50। ये आ गया मेरी
नई सिचुएशन डी के बाई डी एस, ये चीज क्या आया, डी के बाई डी एस। और यहां से जो मैं रूट निकालूंगा, अब इसके रूट्स निकालने हैं मुझे, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने। तो कितने रूट आएंगे, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, 2 रूट निकल के आएंगे। तो देखिए 2 रूट जो निकल के आए, इसको सॉल्व करने के बाद वो निकल के आए 2.113 माइनस का एंड माइनस 7.88, 2 रूट निकल के आए। अब एक चीज देखिए, मेरे पास 2 वैल्यू ध्यान से नोट करो, 2.1 और 7.8 माइनस की साइड में आ जाओ अपने इधर वाले पोर्शन में। 2.1 कहां लाई करेगा, 0 से 5 के बीच में कहीं लाई करेगा, 2.1 यहां कहीं लाई करेगा, और 7.8 यहां कहीं लाई करेगा, 5 और 10 के बीच में। अब एक चीज मुझे बताओ, रूट लोकस कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2.1 रूट लोकस पे आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा, इधर तो ब्रांच है, यानी कि 2.1 तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 7.8 जहां पर है, 7.8 है, क्या यहाँ पर रूट लोकस की ब्रांच है? सर यहाँ तो रूट लोकस है ही नहीं। जब रूट लोकस नहीं है तो ये वाला पॉइंट जो होता है ये क्या हो जाएगा, मेरा इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाएगा। तो हमें यही चेक करना है कि जो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट है, क्या वो मेरे रूट लोकस वाले सेक्शन में आ भी रहा है? भाई रूट लोकस के सेक्शन में होगा तभी तो ब्रेक होगा। जब यहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या ब्रेक अवे होगा और क्या ब्रेक इन होगा? इसलिए इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया कि भैया ये तो रूट लोकस में नहीं आ रहा है, सो दिस पॉइंट इज इनवैलिड। ये पॉइंट कैसा हो गया हमारा, इनवैलिड हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है ये वैलिड हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा उस सेक्शन में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, रूट्स तो निकालने ही है, साथ ही साथ ये भी चेक करना है कौन सा पॉइंट वैलिड है। तो ये वाला पॉइंट हमारा वैलिड होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालना है। देखो 3-4 चीजें निकालनी है, सेंट्रोइड, एसिम्पटोट्स, और आपका ब्रेक अवे पॉइंट, और ये इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। उसके लिए क्या लगा दे, रूट लोकस। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आई थी अभी हमारी, इस पे हमने रूट लोकस लगाया 1, 50, 15 एंड के। 15 इंटू 50 750 माइनस के अपॉन 15 इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा। और इस वाले के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस 0 अपॉन ये, तो एक के आ जाएगा। अब मार्जिनल स्टेबिलिटी, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्शन निकालना है, वो कब निकलता है, जब हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। और मार्जिनली स्टेबल कब होगा, जब इसकी वैल्यू को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल रखूंगा। तो 750 माइनस के इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि के इक्वल टू कितना आ गया, 750। यानी कि जब के की वैल्यू 750 होगी तब मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। तो के की इस वैल्यू पे एस की क्या वैल्यू होगी, के की इस वैल्यू पे एस की क्या वैल्यूज होंगी वो हम निकाल देंगे। तो के की जब हमने 750 रखी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से बना दी 15s स्क्वायर प्लस के, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी इसके जस्ट ऊपर वाली। तो 15s स्क्वायर प्लस के, इसमें के की वैल्यू को 750 रखा, एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली -50, तो एस इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस जे रूट 50 या प्लस माइनस जे 7.07। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, प्लस 7.07 जे एक्सिस पे और माइनस जे 7.07। यानी कि जो मेरे रूट लोकस बनेंगे उसमें प्लस जे 7.07 और माइनस जे 7.07, इस पे मेरा रूट लोकस ऐसे कट करके जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, इंटरसेक्शन मुझे मिल गया। अब एक चीज और मिल गई मुझे पता कि भाई मेरी जो सिस्टम है वो 0 से 750 के बीच में स्टेबल है, 750 के बाद मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो रूट्स भी वही दिखाएंगे कि 0 से 750 के बीच तो वो नेगेटिव हाफ में रहेगा और 750 के बाद वो राइट हाफ में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा वो भी देखते हैं हम। अब आता है सबसे मेन, ठीक है, स्टेप फाइनल, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोल नहीं है, कॉम्प्लेक्स पोल हमारे नहीं है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमने क्या किया, अपने पोल्स बनाए। तो दीज आर दी पोल्स, ठीक है, ये आया 0 वाला, ये -5 और ये -10, ठीक है, 0 -5 -10। अब कहां कहां लाई करेगा, तो हमने बताया था कि सर रूट लोकस 0 से 5 के बीच में लाई करेगा, रूट लोकस इससे इधर की तरफ लाई करेगा। ये 2 सेक्शन हमने बनाए थे, तो वो को मैंने पिंक कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने बनाया एसिम्पटोट के लिए एंगल, तो उसके लिए चाहिए सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कितना आया था, -5, सेंट्रोइड कितना आया था, -5। -5 से मैंने क्या बनाया, एसिम्पटोट। तो पहला एसिम्पटोट ये बना मेरा 60 डिग्री पे, दूसरा एसिम्पटोट मेरा ये बना जो आ रहा है मेरा यहाँ पर, ये
पूरा 180 डिग्री पे, फाइव टू 180, और तीसरा एसिम्प्टोट मेरा ये बना जो आया 300 डिग्री पे, ठीक है, ये मेरा θ3 हो गया। अब सेंट्रोइड हमने बना लिया, फिर हमने निकाला ब्रेक इन पॉइंट, तो ब्रेक इन पॉइंट कितना आया था 2.13, तो 2.13 पे मैंने एक पॉइंट बना लिया, ये मेरा है ब्रेक इन पॉइंट 2.113। ग्राफ पेपर पे आप आराम से इसको बनाएंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, ये देखो 1 2 2.1 पे मैंने इसको बनाया हुआ, ग्राफ पेपर इसीलिए लिया है, इसी तरह से आप एग्जाम में बना के भी आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या देखा कि यहां से ब्रेक होने के बाद जब इधर से देखो, इस पोल से रूट लोकस निकलेगा, इस पोल से रूट लोकस निकलेगा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, और आने के बाद 2.113 पे वो ब्रेक अवे हो जाएंगे, यही तो हमने निकाला है। तो इधर से दो रूट लोकस चले, ठीक है, जैसे जैसे के की वैल्यू को वेरी करा रहे हैं, और इस पॉइंट पे आके वो टकरा गए, टकराने के बाद फिर वो इधर की तरफ निकल गया एक, और एक इधर की तरफ निकल गया। लेकिन जब ये निकला तो ये कहीं पे तो कट करके बाहर निकलेगा, कहां पे निकलेगा, वो पॉइंट हमने निकाले इंटरसेक्शन ऑन जे एक्सिस, तो वो कितना था जे 7.07 माइनस जे 0.7, तो यहां से निकला और जे 7.07 को कट करके आगे पहुंचेगा, लेकिन ये इस एसिम्प्टोट के पैरेलल जाएगा, इस एसिम्प्टोट के अनंत स्पर्शी है ना, मतलब ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेगा, तो ये यहां से इस एसिम्प्टोट के पैरेलल हो जाएगा। इधर वाला जो पोर्शन है 7.0 से क्रॉस करके इसके पैरेलल हो जाएगा। तो आप देखो जब वैल्यू 0 से 750 थी के की, तब मेरा जो रूट लोकस था वो इस सेक्शन में आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही 750 से ज्यादा होती है फिर मेरा रूट लोकस राइट हाफ में चला जा रहा है, यानी कि सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, यहां तक स्टेबल है। तो ये मेरे दो रूट लोकस हो गए। अब बचा तीसरा रूट लोकस। तीसरा रूट लोकस कहां से था भैया, 10 से जाएगा। अब इस सेक्शन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर तो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो तीसरा रूट लोकस पाथ मेरा ये हो गया। तो इस तरह से हमने अपने 3 रूट लोकस ड्रॉ कर दिए। एक रूट लोकस मेरा बेटा ये जाएगा, एक रूट लोकस मेरा ये जाएगा, ठीक है। 2 रूट लोकस मेरे ऐसे गए, इधर से गए, और यहां टकरा के ऐसे वापस हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो रूट लोकस इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पोल्स निकालने, चेक करना है कहां कहां रूट लोकस लाई करेगा, सेंट्रोइड निकालना है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चला ये टूटने के बाद इसके पैरेलल निकलेगा, ये वाला इधर टूटने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कैसे बनाते, कहां तक जाएगा क्या पता। आप इसको गोल घुमा दो, पता चला एसिम्प्टोट तो ऐसे जा रहे हैं, आपने रूट लोकस को ऐसे घुमा दिया, तो वो नहीं करना है, ये इसके पैरेलल जाएगा, इसलिए एसिम्प्टोट जरूरी होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा रूट लोकस डायग्राम, जो आपको एग्जाम में बना के आना है। ये आपको एग्जाम में बना के आना है बेटा, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अभी तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाया, नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिटेल में एग्जांपल्स करेंगे, और कॉम्प्लेक्स पोल के भी करेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं, और अगर मुझे कोई लगता है कि ऐसा क्वेश्चन है जो आया नहीं है लेकिन जरूरी है, तो वो भी करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।